आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टडी करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश के द्वारा विद्युत का प्रभाव उत्पन्न कर देना, यानी प्रकाश के द्वारा हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें किसी जगह तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। तो सन 1887 में एच हर्ट्ज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया जिसमें कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि। तो इसको ध्यान देना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाने वाली जो है चीजें कौन सी हैं, तो वो है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इन धातुओं की सतह पर जब उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर, उपयुक्त आवृत्ति मतलब आवृत्ति उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना जरूरी है उससे ज्यादा या उतनी जितनी पर्याप्त हो, जैसा कि चित्र 2.9 में दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि, तो इन पर जब प्रकाश उपयुक्त आवृत्ति का डाला जाता है तो इनकी सतह अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉन, जैसे बात इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर परिपथ कंप्लीट किया जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो इसीलिए उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब चित्र 2.9 पहले देख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र 2.9 दिखाया गया है, इंग्लिश वाली बुक में भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया। तो इसमें यह है कि देखिए ये धातु की एक प्लेट है, मेटल सरफेस, मेटल मतलब धातु, सरफेस मतलब सतह। तो धातु की ये सतह है, इस पर देखिए लाइट यानी प्रकाश डाला जा रहा है। यहाँ पर E लिखा हुआ है मतलब ऊर्जा 0 hν, 2 hν, 3 hν, n hν, मतलब E बराबर hν। हमने ऊर्जा का फार्मूला बताया था, E बराबर hν, जहाँ ν हमारी प्रकाश की आवृत्ति है, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। E हमारा प्रकाश की ऊर्जा है, ऊर्जा ये आवृत्ति है, और ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, जो प्लैंक वैज्ञानिक के हिसाब से उनके नाम, क्योंकि उन्होंने बताया था इसलिए उनके नाम से इस कांस्टेंट का नाम प्लैंक कांस्टेंट रख दिया गया। ये यहाँ पर देखिए डिटेक्टर मतलब हिंदी में इसको संसूचक बोलते हैं, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये सूचना देगा। देखिए इसमें एक घड़ी लगी है, ये अमीटर घड़ी है, यानी विद्युत धारा मापी, यानी विद्युत धारा की माप को एक घड़ी चलने लगेगी तो पता चलेगा कि करंट का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इस घड़ी को अमीटर कहते हैं। तो जब जाहिर बात इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आएंगे तो ऐसे जाके पूरा परिपथ ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ बैटरी लगी है, फिर इधर आएंगे तो ये परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, इसीलिए विद्युत प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वैक्यूम चैम्बर किया गया है, यहाँ निर्वात अंदर कर दिया गया है। निर्वात इसलिए किया गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर उस वायु के कणों से टकराएंगे, वायु के परमाणुओं से, तो इसकी कुछ ऊर्जा घर्षण के कारण खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर निर्वात रखा गया कि पूरी की पूरी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन यहाँ डिटेक्टर यानी संसूचक तक पहुँच सके। अब चूंकि ये निगेटिव यहाँ से निकलेगा तो ये पॉजिटिव है, तो जैसे बात है निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, क्योंकि धन ऋण को खींचता है।
तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए धातु की सतह है, इसमें प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं। ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला, संसूचक में गया यानी डिटेक्टर में, और यहाँ से ऐसे आता है, बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी अगर चार्ज होने लगेगी तो पता चलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के परिपथ में जाने लगा। तो यही चूँकि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको वैद्युत प्रभाव कहते हैं प्रकाश का। ये विद्युत धारा मापी यानी एमीटर है। ये करंट, इसका जो सुई इधर उधर जाएगी तो पता चलेगा कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर अध्ययन के लिए उपकरण है। एक निर्वात कक्ष में एक धातु की साफ सतह का एक निश्चित आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण टकराती है। निश्चित आवृत्ति वाली धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। इसको उसी तरह समझिए जैसे यहाँ कोई गेंद रखी हो, धातु की जगह गेंदें रखी हो, गेंद, और यहाँ से गेंद को मारा जाए तो ये गेंद यहीं पर रुक जाए, दूसरी गेंद छटाक से वहाँ से निकल के भागे। तो वही दूसरी गेंद इलेक्ट्रॉन की तरह छटाक से निकल के भाग रही, क्योंकि जो ऊर्जा प्रकाश की है वो उस गेंद को मिलेगी और गेंद तुरंत बाहर निकल के भागेगी। देखिए तुरंत जैसे टकराएगी ये वाली गेंद वैसे ही दूसरी गेंद निकल के भागेगी। इसका मतलब प्रकाश जैसे टकराएगा तो ये ऊर्जा उस गेंद को देगा यानी उस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत सतह छोड़ के भागेगा। अब देखिए ये प्रकाश की जो किरण टकरा रही है इसके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ये दूसरी वाली गेंद को निकाल सके। अब फुटबॉल रख दें और छोटी कंचा खेलने वाली गोली कुट कुट मारे तो क्या वो निकल के भागेगी? नहीं निकल भागेगी। इसका मतलब उसमें उतनी ऊर्जा या आवृत्ति नहीं है, क्योंकि ऊर्जा बराबर h न्यू होता है, यानी ऊर्जा समानुपाती है न्यू यानी आवृत्ति के। तो चाहे हम ये कह दें कि उच्च ऊर्जा वाले, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले प्रकाश के तरंग या कण टकराएं, या उससे ज़्यादा आवृत्ति वाले जितना जरूरी है। दोनों बातें सही है, क्योंकि ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। तो यहाँ जब टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और तुरंत निकलेगा, क्योंकि तुरंत जैसे टकराया वैसे उसने दूसरे को ऊर्जा दिया, वो यहाँ से निकला। अब देखिए पढ़ते हैं। अब देखिए तो कह रहा है इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं। क्या क्या परिणाम मिले उस प्रयोग से? धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तुरंत हमने बताया ना, जैसे गेंद दूसरी टकराएगी तुरंत दूसरी गेंद भागेगी। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब जो तीव्रता है यानी इंग्लिश में इसको इंटेंसिटी कहें, तो इंटेंसिटी का मतलब प्रकाश पुंज कितना बड़ा है। तो जितना ज़्यादा प्रकाश पुंज होगा यानी उसमें जितने ज़्यादा फोटान पार्टिकल होंगे, क्योंकि प्रकाश में फोटान होता है, उसको गेंद मान लीजिए, तो जितनी ज़्यादा गेंदें टकराएंगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। तो जितनी ज़्यादा गेंदें होंगी उसको कह रहा है उतनी ज़्यादा तीव्रता होगी। तो जितनी ज़्यादा गेंदें होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो वही कह रहा है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता यानी फोटान रूपी गेंदों की संख्या के समानुपाती होती है। तीव्रता मतलब फोटान की संख्या, ध्यान दीजिएगा। अगले कह रहा है आगे, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। हमने अभी बताया कि धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो धातु उसको जकड़े हुए है, अब उसको निकालना है तो उससे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना। तो जो फोटान पार्टिकल है, फोटान का कण है, उस धातु से टकरा रहा है, अगर उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि उसको बाहर निकाल सके तो कैसे उसको निकाल पाएगा। तो वही कह रहा है कि जो फोटान टकरा रहा है उसकी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, या ये कह दे उसकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। तो चाहे ऊर्जा कहे चाहे आवृत्ति एक ही बात है। तो ये कह रहा है कि फोटान में इतनी आवृत्ति होनी चाहिए कि वो उस सतह से
धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके तो कम से कम जो आवृत्ति है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको न्यूनतम आवृत्ति को वो थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कह रहा है कि इससे कम आवृत्ति का अगर फोटान टकराएगा या इससे कम ऊर्जा का तो नहीं निकाल पाएगा, ये कहने का मतलब है। अब देखिए न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, ये देहली आवृत्ति है तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा आवृत्ति का जब फोटान टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तभी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो वही कह रहा है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि न्यू जीरो तो उसको निकालने में खत्म हो जाएगी और न्यू जीरो से जब ज्यादा होगी आवृत्ति जो फोटान टकरा रहा है तभी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। अगर इसके बराबर होगी तो वो निकाल तो देगा, इससे इसके बराबर होगी तो केवल निकाल देगा, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने के साथ बढ़ती है। अब देखिए गतिज ऊर्जा कहें या ऊर्जा कहें, चूंकि फोटान गतिमान है तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो गतिज ऊर्जा जाहिर सी बात है E बराबर एच न्यू हमने बताया था, बार बार बता रहे हैं E बराबर एच न्यू। तो ये एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यू का। ये आवृत्ति है, ये ऊर्जा है। तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो ये जा रहा है फोटान, यही तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा होगी वो इस फोटान की ऊर्जा के समानुपाती होगी, या कह दे फोटान की आवृत्ति के समानुपाती होगा। तो वही कह रहा है कि गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। जितनी आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। उपरोक्त सारे परिणामों की व्याख्या पारंपरिक भौतिकी के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकी। उन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा, देखिए जो ये नियम थे, कह रहा है उपरोक्त सारे परिणामों की व्याख्या पारंपरिक भौतिकी के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकी। उसका कारण क्या है? क्योंकि इन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा कह रहा है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब तीव्रता अभी हमने बताया कि फोटानों की संख्या, तो ऊर्जा संख्या पर निर्भर नहीं करती है। E बराबर एच न्यू जो हमने लिखा इसमें कहाँ संख्या आ गई? E बराबर एच न्यू, इसमें संख्या नहीं है। तो जो इंटेंसिटी हमारी है तीव्रता ये फोटान की संख्या पर निर्भर है। फोटान की संख्या पर यह तीव्रता निर्भर है, लेकिन ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं है। ध्यान दीजिए कहीं भी आई नहीं आया है, इसीलिए वो पारंपरिक भौतिकी द्वारा इसको नहीं समझाया मिला। तो जो तीव्रता है वो फोटान की संख्या से संबंधित है, जबकि ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी जो हमारी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर निर्भर है। ऊर्जा पर निर्भर है, फोटान की संख्या पर निर्भर नहीं है। अब वो आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो फोटान की, तो चाहे 100 फोटान टकरा जाए, संख्या चाहे 1000 कर दी जाए, तब भी धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति होगी यानी ऊर्जा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन में फोटान में निकालने की ऊर्जा ही नहीं पर्याप्त तो कैसे निकाल पाएगा? चाहे 100 फोटान टकरा जाए, तो तीव्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए, जब तक फोटान की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन सतह से नहीं निकलेगा। इसीलिए जो पारंपरिक भौतिकी थी उसमें यह माना जाता था कि तीव्रता पर निर्भर है ऊर्जा, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए वो व्याख्या इस बात की नहीं कर सके। अब देखिए निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। तो इसको ध्यान दीजिए कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या इससे की जा सकती है। दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक भौतिकी में बताया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो तीव्रता से संबंधित है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में कह रहा है कि जो पारंपरिक भौतिकी में ऐसा कहा गया ये सही नहीं है। अब देखिए आगे लिख रहा है, यद्यपि देखा गया है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आगे ही वही बात कि नहीं? तो तीव्रता तो संख्या इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता पर निर्भर करेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं निर्भर करेगी। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? फोटान की ऊर्जा पर, कि कितनी ऊर्जा से टकरा रहा है, या ये कह दें कि फोटान की आवृत्ति पर। आवृत्ति इसलिए क्योंकि ऊर्जा समानुपाती है आवृत्ति के, और आवृत्ति वर्ड इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि फोटान तरंग के रूप में चल रहा है, और तरंग में तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, फोटान के टुकड़े पर यदि किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश, जिसकी तीव्रता या आवृत्ति 4.3 से 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, कई घंटों तक डाला जाए तो भी कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी आवृत्ति कम है। अब आवृत्ति कम है तो कितना भी तीव्रता यानी फोटानों की संख्या बढ़ाता जाए तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति यानी ऊर्जा कम है जो सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो मेन खेल तो ऊर्जा का है, तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। लेकिन वहीं कम आवृत्ति यानी कम फोटान टकराए जाएं पीले प्रकाश के। क्यों? कम तीव्रता का पीला प्रकाश जिसकी आवृत्ति 5.1 से 5.2 × 10⁻14 हर्ट्ज पोटेशियम पर डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि इसकी देखिए तीव्रता तो कम है लेकिन आवृत्ति ज़्यादा है। तो तीव्रता का मतलब फोटानों की संख्या से है, तो संख्या तो कम है लेकिन जो एक है वो इतना ताकतवर है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज़्यादा है। आवृत्ति का संबंध ताकत या ऊर्जा से है, क्योंकि ऊर्जा समानुपाती है आवृत्ति के। तो एक ही अकेला पर्याप्त है यदि आवृत्ति अधिक हो, और 100 पर्याप्त नहीं है यदि आवृत्ति कम हो। तो 100 का मतलब तीव्रता, तो तीव्रता ज़्यादा भी होगी तो फोटान नहीं निकल सकता, लेकिन आवृत्ति ज़्यादा होगी एक ही फोटान की तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बस कम निकलेगा ये हो सकता है। तो पोटेशियम धातु के लिए देहली आवृत्ति ν0 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज है, क्योंकि देहली आवृत्ति मतलब कम से कम आवृत्ति उस फोटान को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 × 10⁻14 है हर्ट्ज है, और 5.1 यानी 5 से ज़्यादा आवृत्ति का फोटान डाला जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव दिख रहा है। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टीन 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में सफल रहे। तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत को आइंस्टीन विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उसके माध्यम से क्वांटम सिद्धांत द्वारा ये आइंस्टीन भी समझ सके प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों की पुंज का टकराना समझा जा सकता है। तो अब देखिए वही बात आ गई, प्रकाश के जो कण हैं उनको फोटान कहा जा सकता है। तो बहुत सारे प्रकाश पुंज टकराए, प्रकाश अगर टकराए पुंज मतलब झुंड, तो उसको फोटानों का टकराना समझा जा सकता है। जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटान धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है। जैसे गेंद टकराएगी दूसरी गेंद से तो तुरंत दूसरी छटक के भागती है। फोटान की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा, और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो इस बात को समझिए, पूरा खेल ऊर्जा का है, संख्या का नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा ऊर्जा के जब ज़्यादा फोटान टकराएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ये होगा। लेकिन अगर कम ऊर्जा का टकराए तो एक भी नहीं निकलेगा, चाहे 100 टकरा जाए,
इस बात को समझिए। दूसरे शब्दों में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती है। जाहिर सी बात है, विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारी यही प्रकाश है, तो प्रकाश की आवृत्ति का है या प्रकाश की ऊर्जा, वही ऊर्जा चूंकि इलेक्ट्रॉन को मिल रही है जो सतह से निकल रहा है, तो प्रकाश की ऊर्जा उस निकाले गए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समानुपाती कहते हैं, चाहे प्रकाश की आवृत्ति उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समानुपाती कहते हैं, एक ही बात है। तो वही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। चूंकि टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा hν है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा hν 0 है, इसे कार्यफलन W भी कहते हैं। तो ऊर्जा में अंतर hν माइनस hν 0 हो जाएगा। तो इसको अभी हम समझा देते हैं। अब देखिए, चूंकि देहली आवृत्ति ν 0 है, तो जो ऊर्जा वो धातु की सतह खा जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लीजिए धातु की सतह है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इससे निकालने के लिए पहले तो देहली आवृत्ति जो है उससे कम का प्रकाश होगा तो निकलेगा ही नहीं, तो उससे ज़्यादा का प्रकाश डालना पड़ेगा। तो जो देहली आवृत्ति है, मतलब इस धातु से निकालने के लिए जो कम से कम आवृत्ति जरूरी है, तो उतनी जो ऊर्जा फोटॉन की है वो निकालने में ही खत्म हो जाएगी। hν 0 E बराबर hν 0, उतनी ऊर्जा वो खत्म हो जाएगी। तो अब प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास ऊर्जा कितनी बचेगी, तो जो हमारी फोटॉन की ऊर्जा जो टकरा रहा है उसमें ये ऊर्जा जो खा जा रहा है, इसको अगर घटा दें तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो निकल आएगी। तो इसीलिए E बराबर hν माइनस hν 0 कर दिया, hν माइनस hν 0 कर दिया, क्योंकि इतनी तो धातु की सतह खा जाएगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने से पहले ही। तो बचेगी कितना, तो जो प्रकाश की ऊर्जा है ये वाली, इसमें hν 0 घटा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ गई, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा धातु की सतह से। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा hν 0 जो न्यूनतम है वो तो खा जाएगा, अब जो बचेगा वो ऊर्जा कितनी होगी hν माइनस hν 0। तो ये जो ऊर्जा खा जा रहा है धातु की सतह, तो धातु की सतह खा जा रही है प्रकाश की किरण द्वारा कार्य करने में, क्योंकि कार्य ही तो हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कुछ कार्य तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहा है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो फोटॉन द्वारा बल लगाया गया धातु की सतह पर, तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ, तो इसीलिए इसको कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन, वर्क फंक्शन इंग्लिश में। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है, वही hν माइनस hν 0। ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का अनुसरण करते हुए निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समीकरण 2.7 द्वारा दी जाती है। तो ये देखिए समीकरण 2.7 आ गया। तो यह hν हमारी है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कह सकते हैं, ऊर्जा या गतिज, गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यह hν इतना खा गया, जो धातु खा गई उसमें ½ mve² जोड़ दिया गया। तो ये पूरी हमारी प्रकाश की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं है, गलत, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये जो फोटॉन टकराया है, फोटॉन जो प्रकाश का कण है, फोटॉन की ऊर्जा है। तो ये फोटॉन की ऊर्जा hν हो गई तो किसके बराबर हो जाएगी,
ये वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन जो है, जो सतह खा गई धातु की, उसके बाद जो बची वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो अगर प्रकाश की हमसे पूछा जाए कि प्रकाश की ऊर्जा जब धातु से टकराया उससे इलेक्ट्रॉन निकला तो किस प्रकार व्यक्त की जाए, तो प्रकाश की ऊर्जा h बराबर कार्य फलन h0 जो धातु खा गई प्लस वो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी गतिज ऊर्जा, इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ यमी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और न्यू प्रकाश का वेग है। अंत में न्यू प्रकाश वी है, ये वी, ये न्यू वी देखिए एक ही तरह है, समझ में नहीं आता। ये वी प्रकाश का वेग है और ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है यम के साथ। अंत में अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटॉनों की संख्या अधिक होगी। अब देखिए, अगर तीव्रता का मतलब फोटॉनों की संख्या हमने बताया, तो अगर जो संख्या है फोटॉन की उसमें एक फोटॉन या जितनी भी संख्या में फोटॉन है, अगर उनकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि वो धातु से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो फिर जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये कहने का मतलब। तो वही कह रहा है कि अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटॉनों की संख्या अधिक होगी, लेकिन ये शर्त है कि उनकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए, तब नहीं तो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। और परिणाम स्वरूप निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उस प्रयोग की तुलना में अधिक होगी जिसमें कम तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया गया। तो जाहिर सी बात है कि देहली आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का जब प्रकाश टकराएगा तो जिसकी तीव्रता ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और कम तीव्रता वाले में कम होंगे, तब ये हम कह सकेंगे। लेकिन देहली आवृत्ति से कम तीव्रता का प्रकाश है, अगर कम आवृत्ति का प्रकाश है तो तीव्रता कितनी भी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब देखिए, हम आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं। तो जर्मन में पैदा हुए अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व के 2 महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक इजाक न्यूटन हैं। सन 1905 में जब वे बर्ने में एक फिश पेटेंट ऑफिस में तकनीकी सहायक थे, तब विशेष आपेक्षिकीय ब्राउनी गति और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर छपे उनके 3 शोध पत्रों ने भौतिकी के विकास को बहुत प्रभावित किया। उन्हें सन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 चीजें इन्होंने बताई। आइंस्टीन साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया? एक तो सापेक्षता का सिद्धांत जिसको आपेक्षिकीयता बोलते हैं, दूसरा ब्राउनियन मोशन, तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सापेक्षता के सिद्धांत को इंग्लिश में रिलेटिविटी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। तो इसके लिए इनका नाम फेमस। अब आगे देखिए, आ जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत प्रभाव। अब चूंकि ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट अब प्रकाश विद्युत प्रभाव चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी का सबसे अच्छा चैप्टर है, इसलिए इसको आराम से पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत प्रभाव अभी हमने देखा तरंग की तरह भी है और कण की तरह भी। फोटॉन को कण मान सकते हैं, और जब हाई स्पीड से चलता है वो बहुत वेग से, तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो तरंग भी प्रकृति है और कण प्रकृति भी है। तो इसके बारे में हम आगे लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज यहीं तक।